Recently, December 30th, 2024 को India submitted its fourth biennial update report to UNFCCC. अब क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का and what is biennial update report? Let's try to understand in this video. Now we'll start with the year 1992. 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टुक प्लेस इन रियो इन ब्राज़ील, जिसके तहत 3 कन्वेंशंस केम इनटू बीइंग. वन ऑफ देम वाज UNFCCC, which was to mitigate, to combat the climate change. अब ये कन्वेंशन opened itself to signature in May 1992, right? इंडिया ने साइन कर दिया, बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन इन जून, बट रैटिफाइड इट इन नवंबर 1993. रैटिफिकेशन का मतलब है कि इंडिया ने इसको अपने पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से अडॉप्ट किया इन नवंबर 1993. उसके बाद इंडिया बिकेम अ फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ UNFCCC. अब जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो UNFCCC ना डिवाइड करता है कुछ कंट्रीज़ जो अनेक्स 1 में आती हैं या अनेक्सचर 1 में आती हैं, और जो कंट्रीज़ अनेक्स 1 में नहीं आती. सो अनेक्सचर 1 और अनेक्स 1 कंट्रीज़, एंड वी हैव नॉन अनेक्स 1 कंट्रीज़. नाउ इंडिया इज़ अ नॉन अनेक्स 1 कंट्री. अनेक्स 1 कंट्रीज़ आर द इंडस्ट्रियलाइज्ड और द डेवलप्ड कंट्रीज़. अब UNFCCC के हिसाब से इनके ऊपर ओनस ज़्यादा है to mitigate the climate change, because ये historically ग्रीन हाउस गैस emissions करते आए हैं. जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, these countries have been continuously pumping ग्रीन हाउस गैस emissions into the atmosphere, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है to take more actions, to make more policies, to give more funding and to report more regularly to UNFCCC. इसको कहा जाता है CBDR-RC. CBDR is common but differentiated responsibilities, respective capabilities. अब UNFCCC कहता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को रोकना. इट इज कॉमन बट इट इज डिफरेंशिएटेड. डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा है कंपेयर टू लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज. क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हिस्टोरिकली पोल्यूट करते आ रहे हैं और उन्हीं की वजह से हम ये क्लाइमेट चेंज अभी विटनेस कर रहे हैं. सो इट इज कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी रोकना है, बट लेस टू अ लेसर एक्सटेंट. सो CBDR क्लियर है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. अब RC सिंपल ये कहता है कि हर एक कंट्री की अपनी कैपेबिलिटी है और उसके हिसाब से ही उसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में रोल प्ले करना है. सो दैट इज वाई, because of this principle CBDR-RC, countries have been divided into Annex 1 and non-Annex 1. Annex 1 has industrialized or developed countries, non-Annex 1 have developing countries. So India is a part of non-Annex 1 country. अब जो non-Annex 1 countries हैं, once they become a member of UNFCCC, उनको they have to carry out all the mitigation measures, policies and everything, but at the same time उन्हें रिपोर्ट भी करना है UNFCCC को कि उन्होंने क्या क्या किया. अब ये जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, अगेन डेवलप्ड और डेवलपिंग की डिफरेंट है. नॉन अनेक्स 1 कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, वंस इट बिकम्स अ मेंबर ऑफ UNFCCC, विद इन 3 years, 3 सालों के अंदर उसे रिपोर्ट भेजनी होती है टू UNFCCC, दैट इज नोन एज नेशनल कम्युनिकेशन. उसके बाद हर 4 सालों में वो NC भेज सकता है. ऑल्सो एवरी 2 years दे हैव टू गिव बाइनियल अपडेट रिपोर्ट. जैसे बाइनियल का मतलब ये होता है ना, 2 सालों में एक बार. तो नॉन अनेक्स 1 कंट्री की रिक्वायरमेंट है नेशनल कम्युनिकेशन एवरी 4 years एंड बाइनियल अपडेट रिपोर्ट एवरी 2 years, राइट. अब इंडिया का जो पहला NC था, दैट was in the later years 2004 में, और पहली बाइनियल अपडेट रिपोर्ट थी 2016 में.
तो अब इंडिया हर 2 सालों में बाइनियल अपडेट रिपोर्ट भेजता है, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग इट हैज़ गॉट डिलेड, और अभी हम 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट हमने जस्ट अभी सबमिट करी है इन December 2023. तो आई होप द बैकड्रॉप इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इन दिस बाइनियल अपडेट रिपोर्ट. ऑब्वियसली इसमें हमारा if we look at the facts, so इसमें हमारा we have one very important thing, that is our national greenhouse gas inventory. ठीक है, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री में हम बताते हैं कि हमने कितनी ग्रीन हाउस इमिट करी एंड कितनी हमने कम करी, राइट. सो दिस इज अक्रॉस 7 ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, 7 ग्रीन हाउस गैसेस एंड 5 सेक्टर्स. ठीक है, ये हम बताते हैं नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री में. और 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट में भी हमारे पास नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री ऑफ द ईयर 2020 है. उसके बाद ना वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि इंडिया के क्या नेशनल सर्कमस्टांसेस है. लेट्स से इंडिया मतलब कहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर राइज, इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल, इन टर्म्स ऑफ मॉनसून्स, कहाँ बढ़ी है कहाँ कम हुई है, एवरीथिंग. हमारे यहाँ पर कितना फॉरेस्ट कवर है, एवरीथिंग. देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट मिटिगेशन एक्शंस जो इंडिया ने लिए हैं एंड फाइनेंस कैसे कर रहे हैं हम इस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को, टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं. मतलब मोटा मोटा एवरी स्कीम बाय ऑल द मिनिस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस, वो सब इस रिपोर्ट में हम ब्रीफली UNFCCC को भेजते हैं. सो दिस इज वन पार्ट एंड नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री इज द अदर पार्ट. और अगर हम बर रिपोर्ट के बारे में देखें कि विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल, तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस बर रिपोर्ट एंड फॉर सबमिटिंग इट टू द UNFCCC. बट हाँ, assistance from a lot of ministries is there. वो I hope you will understand. A lot of ministries are going to help. ठीक है, so this is there. So ये अब वही मैंने आपको बताया कि जो लास्ट बार रिपोर्ट थी 3rd, वो 2021 में गई थी. 2016 में पहली जो बार थी वो गई थी एंड नेशनल कम्युनिकेशन पहला 2004 में गया था. एंड नाउ कमिंग टू द टेकअवेज ऑफ दिस रिपोर्ट. अब ना लाइक आई सेड कि ये रिपोर्ट ना ब्रॉडली हमें बता रही है कि हमारी कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है. हमने UNFCCC को डेटा देना है. तो 2020 की हम नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारी टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं दे आर टू द ट्यून ऑफ 959 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. ठीक है, और अगर हम इसमें से लैंड यूज़ चेंज और फॉरेस्ट्री को निकाल दें, क्योंकि हम ना 5 सेक्टर्स की बात करते हैं. ठीक है, वी टॉक अबाउट 5 सेक्टर्स: एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज़. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट यूज़ होता है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जो रॉ मटेरियल को चेंज कर रहा है. So this is a separate sector. Then you have agriculture, then you have waste, and then you have land use change and forestry. तो ये जो 4 सेक्टर्स है ना, ये ग्रीन हाउसेस को इमिट करते हैं, जबकि लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट्री उसको कम करता है, क्योंकि पेड़ जब हम लगाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं ना वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज समथिंग विच इज इन नेगेटिव एंड दीज आर पॉजिटिव. बट ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री में हम इन 5 सेक्टर्स को कंसिडर करते हैं. तो अगर आप देखोगे कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो 2900 मिलियन टन्स हैं, लेकिन अगर हम लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट्री ने जो कम करी हैं उनको इंक्लूड कर ले तो वो 2437 मिलियन टन्स रह जाती हैं, राइट. और अगर हम गैसेस की बात करें, सो नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री में हम 5 सेक्टर और 7 गैसेस की बात करते हैं. कौन सी 7 गैसेस हैं जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल में भी हैं? You have carbon dioxide, you have methane, you have nitrous oxide, you have PFCs, HFCs, you have sulfur hexafluoride and nitrogen trifluoride. ये 7 गैसेस और इन 5 सेक्टर्स की हम बात करते हैं इन द इन्वेंट्री. सो लाइक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इमिशंस बाय अगर हम गैस में बात करें तो हम प्राइमरीली 3 गैसेस यहाँ पर हम डिस्कस करें, क्योंकि मेजर गैसेस वही हैं. तो सबसे ज़्यादा इमिशंस ऑब्वियसली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की है टू द ट्यून ऑफ 80.5%.
followed by methane which is 13.32, followed by nitrous oxide which is 5.13. और अगर हम सेक्टर की बात करें तो पहले नंबर पर हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, दैट तो गोज विदाउट सेइंग, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर, फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज, फॉलोड बाय वेस्ट. और अगर हम लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट्री की बात करें तो वो तो एमिशंस को कम कर रहे हैं, राइट. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट दो टेक अवेज है. नाउ अगर हम एनर्जी में भी ब्रॉडली देखें ना तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है 39%. दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ. सो दिस इज़ अगेन दिस कि एनर्जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है. एंड अगर हम बात करें ये देखो ये नेगेटिव में है. सो दिस यू हैव टू टेक नोट ऑफ. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर हम अक्रॉस रिपोर्ट्स देखें ना तो अक्रॉस रिपोर्ट्स में ना हमारे पास डिक्रीज दिखता है. लाइक अगर हम जो हमारा थर्ड एनसी है वो 2019 में आया था, जो थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन है उसमें जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री है वो 2019 की थी. तो अगर हम देखें उससे हमारी जो इमिशंस हैं वो कम हुई हैं, ठीक है. सो वी हैव डिक्रीज्ड द इमिशंस एक्सेप्ट वेस्ट. ये भी आप एक चीज़ नोट कर लेना, एक्सेप्ट वेस्ट विच इज़ वेरी वेरी लेस इंक्रीज. और अगर हम देखें तो जो लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट्री है उसमें अब हम और ज़्यादा इमिशंस को ऑफसेट कर रहे हैं, तो वो भी इंक्रीज़ ही हुआ है. तो सब इंक्रीज़ हुआ है, मतलब सब डिक्रीज हुआ है, मतलब विच इज़ गुड न्यूज़. दिस इंक्रीज इज ऑल्सो गुड न्यूज़ एक्सेप्ट वेस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट वेस्ट दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ, राइट. तो ओवरऑल जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वो नीचे जा रही है. उसके बाद ना एग्रीकल्चर में मैं सिर्फ एक चीज़, ये ग्राफ मेरा शेयर करने का सिर्फ एक मतलब था कि जब हम एग्रीकल्चर से एमिशंस की बात करते हैं विच इज़ लाइक द सेकंड हाईएस्ट एमिशंस, फर्स्ट हाईएस्ट एनर्जी था, एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी. एग्रीकल्चर में ना आपको ये बहुत ध्यान से नोट करना है कि एंटेरिक फर्मेंटेशन पहले नंबर पर है, ठीक है, विच इज़ मोर देन 50% ऑफ एग्रीकल्चरल एमिशंस, फॉलोड बाय जो एग्रीकल्चर से हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो N2O रिलीज़ करते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ N2O. लेकिन एग्रीकल्चरल जब हम एमिशंस की बात करेंगे तो वो काफ़ी पीछे आ जाता है, ठीक है. दैट इज़ जस्ट यू कैन से 18.41%, फॉलोड बाय राइस, ठीक है. तो अगर आप देखोगे ना राइस भी पीछे है, N2O भी पीछे है, क्योंकि राइस कल्टीवेशन मीथेन रिलीज़ करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंटेरिक फर्मेंटेशन से जो मीथेन रिलीज़ हो रही है वो सबसे ज़्यादा है. सो आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर. उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारा जो नॉन फॉसिल सोर्सेज हैं उनका परसेंटेज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग. और 2024 में अक्टूबर में इट वाज 46.52%. दैट इज़ वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अगर हम रिन्यूएबल का देखें तो वो बढ़ता ही जा रहा है. 2014 में 35 गीगावाट्स था, अब 156.25 गीगावाट्स है. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 टाइम्स का इंक्रीज. So non-fossil sources का percentage is increasing, right, and fossil का percentage is decreasing. Non-fossil percentage now stands at 46.52% in electricity generation. क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सबसे ज़्यादा एमिशंस कर रहा है एनर्जी में, एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में फॉसिल फ्यूल्स. तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी में कम कर देंगे तो हम अपनी एमिशंस को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे. वो हुआ भी है. नॉन फॉसिल का परसेंटेज बढ़ा है और रिन्यूएबल तो 4.5 टाइम्स हो गया है. सोलर हैज़ बीन 92.12 एंड विंड हैज़ बीन 47.72, राइट. तो हमारा जो है कि हम इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी 50% करेंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज. दैट इज़ ऑल्सो ऑन द लाइन्स टू बी अचीव्ड, बिकॉज वो हमने 2030 तक अचीव करना है. दैट इज़ वन ऑफ आवर NDCs, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एज पार्ट ऑफ पेरिस अग्रीमेंट ऑल्सो. सो ये हमारे कुछ ना इम्पॉर्टेंट टेक अवेज हैं. देन हमारी जो GDP की एमिशंस इंटेंसिटी है वो भी 36% कम हुई है 2022 तक. हमने जो अपना एडिशनल कार्बन सिंक था जो हमने बिल्ड करना था वो भी वी आर ऑन द लाइन. हमने 3 बिलियन टन्स बोला था 2030 तक, तो 2.29
बिलियन टन्स हम अभी तक अचीव कर पाए हैं, 2021 तक अचीव कर पाए हैं. So these are the important takeaways from the biennial update report, the fourth biennial update report, which has the national gas inventory of 2020. Now these can be asked in your prelims, definitely. These can also be quoted in your mains key answers, because this is the latest data from a government report, right? So that is all from my end. Also हमारा जो prelims का crash course है, that is going on, that's a live crash course. और अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं, सो यू कैन एक्चुअली कॉल एट 1800890304 फॉर ऑल दीज detailed reports and insights which are very very important for prelims 2025. That was all from my end. Thank you so much. Have a nice day.